वेरी गुड इवनिंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम चैनल पर। मेरा नाम है आलोक और इस सीरीज में हम पढ़ते हैं क्लास 10th साइंस। और जैसे कि आपको पता है कि टॉपिक आपका चला हुआ है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और होली का मौका है इसलिए मैंने बोर्ड भी जो है रंग बिरंगा कर दिया सर आपके लिए, है ना, तैयार कर दिए। बिल्कुल ऐसा आपको होली का माहौल होली जैसा लगना चाहिए सर। छोटी होली हो, बड़ी होली हो, कोई भी होली हो, हम तो जानते हैं होली को। और होली का पर्व पहले ऐसे मनाया जाता था सर कि एक समय था जब सर 15 दिन पहले से, 1 महीने पहले से होली मनना शुरू होती थी। और समझ रहे हैं आप, होली के बाद भी कई दिनों तक होली जैसा माहौल रहता था। आप आज तो अगर मैं बात करूं त्योहारों की तो ये हालात है सर कि होली के दिन भी कई बार ऐसा महसूस होता है कि सर अब तो बहुत लिमिटेड टाइम की होली हो गई है। सुबह मुझे लगता है लेट मॉर्निंग में होली स्टार्ट होती है, लगभग 9-10 बजे के करीब मिलना मिलाना शुरू होता है, थोड़ा बहुत रंग लगाना शुरू होता है। गुब्बारे बैन कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, हैं। और उसके बाद सर मुझे लगता है हार्ट टू हार्ट जो है, पानी की बाल्टियां भी कितना डालेंगे आप दूसरों के ऊपर। 1 बजे तक, 12-1 बजे तक सब थक जाते हैं, खा पी के फिर सर घर में आराम कर रहे होते हैं, या तो कुछ मूवी देखते हैं या कुछ इस प्रकार का कार्य कर रहे होते हैं। तो ये होली रह गई है सर अब आपकी, है ना। तो आपके समय में होली तो सर होली होली होली, आपके समय में तो ये हालात है सर। तो चलिए फिर ज्यादा समय नहीं लगाते, सीधा शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, है ना, क्योंकि अब तक तो होली होली सर। हालांकि छोटी होली बड़ी होली तो कोई बात नहीं, चलेगी, 2 दिन खुमार रहेगा सर। ये देखिए सर, डाउनलोड एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप, पीडीएफ मिल जाते हैं आपको फ्री, करंट अफेयर, फ्री क्विज, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, बुक्स इत्यादि आपको बेहतरीन तरीके से आपको ये सारी सेवाएं जो यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से अवश्य डाउनलोड करें, ये आपको बहुत फायदेमंद रहेगा सर आपके लिए, ठीक है। आपको बहुत सारी गाइडेंस जो है इसी ऐप के थ्रू मिलती रहती है। तो सर ये मौका ना चूकें और इसको अवश्य डाउनलोड करें सर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डाउनलोड करने के कोई पैसे थोड़ी लगते हैं सर, फ्री में डाउनलोड कीजिए। बहुत सारी इसमें आपको ये जितनी भी जानकारियाँ हैं, इस प्रकार से आप जुड़े रहते हैं एग्जामपुर से सर, तो ठीक है, ये जरूर कीजिए। और चलिए सर, अगर मैं आज की बात करूं, आज हम क्या करने वाले हैं सर, तो मेटल एंड नॉन मेटल के चैप्टर के अंदर, मेटल एंड नॉन मेटल के चैप्टर के अंदर हमने कल की क्लास में कुछ प्रश्न किए थे। आज की क्लास में भी हम प्रश्न ही करने वाले हैं सर, आज भी हम प्रश्न ही करने वाले हैं, ठीक है सर। तो जैसा भी है, प्रश्नों के माध्यम से आपको चीजें क्लियर कर दी जाएंगी, इस बात की सर, इस बात की गारंटी लेके मैं चल रहा हूं। चलिए सर, तो सीधा शुरुआत कर लेते हैं, प्रश्नों के ऊपर चलते हैं, है ना। तो लास्ट प्रश्न जो कल कराया था वो दिखा देता हूं और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न से शुरुआत कर देंगे। ये आपका लास्ट प्रश्न था, अगर आपको बहुत अच्छे से ध्यान हो तो ये आपका लास्ट प्रश्न था। नॉन मेटल कोवेलेंट क्लोराइड्स बनाते हैं, कारण क्या है, कैसे बनाते हैं सर, शेयरिंग से बनाते हैं, है ना सर। कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करें तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था सर, HCl एग्जांपल है, ठीक है। कार्बन क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं आप इसे, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं आप इसे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी एक एग्जांपल है ना। तो ये नॉन मेटल है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल क्लोराइड, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल क्लोराइड, तो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, उसके साथ भी क्लोरीन, कार्बन भी नॉन मेटल, उसके साथ भी क्लोरीन, तो हाइड्रोजन क्लोराइड और कार्बन क्लोराइड। और आपको इसी के बारे में पूछ रहा है कि नॉन मेटल क्लोराइड कैसे बनते हैं, शेयरिंग से बनते हैं सर, शेयरिंग से बनते हैं। चलिए आज का प्रश्न जो है, पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है, इसको देखिए, ठीक है, और करने का प्रयास कीजिए बढ़िया तरीके से इसका उत्तर, ठीक है। चलिए सर, चलिए देखते हैं कि आप किस प्रकार कर पाते हैं इन प्रश्नों को बढ़िया तरीके से। Which of the following oxide of iron would be obtained on prolonged reaction of iron with steam? सर अगर आप भाप के साथ लोहे की लंबी प्रतिक्रिया पर लोहे के निम्नलिखित ऑक्साइड में से कौन सा प्राप्त किया जाएगा, ये बताएं सर। क्या आपको FeO मिलेगा, Fe2O3 मिलेगा, Fe3O4 मिलेगा, या Fe2O3 और साथ में Fe2O4 भी मिल सकता है? बताइए सर क्या रहेगा सही उत्तर। अगर आप मुझसे कहेंगे तो सर स्टीम के साथ यानी भाप के साथ, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आयरन जो है सर, आयरन जो है आपका ना तो ठंडे पानी के साथ, ना तो ठंडे पानी के साथ जिसे आप कोल्ड वाटर कह सकते हैं, ना तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता, ना ये सर गर्म पानी के साथ, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता, ना ये गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता। अगर ये रिएक्ट करता भी है, अगर ये रिएक्ट करता भी है तो सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है सर। किसके साथ रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ। और सर स्टीम के साथ अगर इसकी लंबी प्रक्रिया कराई जाएगी, लंबी अभिक्रिया अगर आप इसकी स्टीम के साथ करेंगे तो आपको जो है क्या मिलेगा सर, Fe3O4 मिलेगा सर। क्या मिलेगा सर, Fe3O4 मिलेगा। ये बात मैंने आपको कल बताई थी कि स्टीम के साथ ही आयरन जो है रिएक्ट करता है। देखिए होली का समय है, गर्मी का आगाज है, और आपको पता चल ही रहा होगा सर कि गर्मी इस प्रकार है कि आपके गुरुजी भी पढ़ाते पढ़ाते जो है पसीने से तरबतर हो रहे हैं। कुछ होली से नहीं हो रहे सर, होली से तरबतर हो रहे होते सर, कुछ रंग वंग दिख रहा होता आपको, हालांकि ब्लैक, रेड, स्लाइट रेड, मतलब ब्राउनिश रेड ऐसा आप कह सकते हैं। कहीं ना कहीं हम पे भी चढ़ा हुआ है, देखो येलो भी है यहाँ पे, ठीक है। आप कह रहे होंगे गुरुजी कैसे गंदे गंदे जोक मार रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। विच ऑफ द अच्छा जी,
विच ऑफ द है ये, माफ़ कीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ होली का टाइम है ना, समय, कुछ होली का समय है इस प्रकार से, तो कई बार आजकल मैं देख रहा हूँ कि गलतियाँ जो हैं मुझे नज़र आ रही हैं, यहाँ पे कई गलतियाँ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, पर इसको ठीक करा दिया जाएगा सर, कर दिया जाएगा, अभी कर देते हैं सर। ये द है, TH है सर, TH है द। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड, निम्न में से, मैं आपके लिए हिंदी में भी लिख देता हूं सर, निम्न में से, आज आप क्या करोगे सर जी ने पेन भी कैसे पकड़ा है, क्या बताएं बेटा आपको, निम्न में से कौन सा यौगिक, निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक यौगिक है, एक आयनिक यौगिक है, एक आयनिक यौगिक है सर, एक से अधिक भी तो हो सकता है आयनिक यौगिक, एक से अधिक भी तो हो सकता है, बताइए सर, निम्न में से कौन सा यौगिक एक आयनिक यौगिक है। आपके पास KCl है, HCl है, CCl4 है और NaCl है सर, बताइए सर, बताइए कौन सा है, बताइए। सभी उत्तर करेंगे, जितने बच्चे भी देख रहे हैं, जितने बालक भी देख रहे हैं, एक बार सेशन को लाइक भी अवश्य करेंगे सर, लाइक करना कंपलसरी है, लाइक नहीं करेंगे तो आपको होली मुबारक नहीं कहूँगा मैं, आपसे होली मुबारक छीन लिया जाएगा, अदरवाइज होली मुबारक। चलिए, आज तो सर के जोक का स्तर जो है बहुत ही निम्न है सर, और जोक मत कीजिएगा वरना हम बेहोश हो जाएंगे सुन के। चलिए सर, देखिए आयनिक यौगिक की बात कर रहा है सर, आपको बताया था मैंने कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट जो आपके यौगिक थे, कोवेलेंट यौगिक जिसे सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं, जो सहसंयोजक है ना सर, ये आपको पता है कोवेलेंट के बारे में। और आयनिक को तो आयनिक ही कहते हैं, लेकिन सर आयनिक जो है यौगिक किस में बनता है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों हो, क्या हो सर, मेटल भी हो एंड नॉन मेटल हो, इनके बीच में बनता है सर। और सर कोवेलेंट किसके बीच में बनता है सर, ये आप कह सकते हैं, आप चाहें तो कह सकते हैं नॉन मेटल के बीच में बनता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है ना सर। जैसे कि उदाहरण में हमने देखा था, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं सर, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl क्या है सर, सर हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्या है सर, नॉन मेटल है, क्या है सर, ये नॉन मेटल है, और क्लोरीन भी क्या है सर, नॉन मेटल है सर। इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा सर, शेयरिंग से बनेगा सर। CCl4 देखना, ये कार्बन क्या है, ये भी नॉन मेटल है, और सर Cl4, अब सर Cl4 हो या जो मर्जी हो, पर है तो नॉन मेटल ही, तो इनके बीच में भी शेयरिंग से ही क्या बनेगा सर, बॉन्ड बनेगा। पर सर देखना, सोडियम क्या होता है, मेटल होता है, सोडियम इज अ मेटल, सोडियम एक मेटल है और कार्बन एक नॉन मेटल है, इनके बीच में जो यौगिक बनेगा सर वो कैसा बनेगा, वो सर आयनिक बनेगा, है ना। ये पोटेशियम, ये क्या है, मेटल है सर, क्लोरीन अगेन नॉन मेटल है, तो इनके बीच में भी जो यौगिक बनेगा वो कैसा बनेगा सर, आयोनिक बनेगा, इनके बीच में आयनिक कंपाउंड बनेगा, इनके बीच में भी आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो सर आंसर तो मिल गया, आयनिक कंपाउंड, है ना सर, आंसर मिल गया। पहला और चौथा कौन सा ऑप्शन है सर जिसमें फर्स्ट और फोर्थ दे रखा है सर, कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें फर्स्ट और फोर्थ दोनों ही जो है वो दे रखे हो, है ना। तो हम ये सारे ऑप्शंस गलत कर देंगे भाई। ऐसे तो देखो आपके पास ऐसे तो आने ही चाहिए, ऐसे ट्विस्ट आपके पास आते रहने चाहिए जिसके कारण क्या हो, आपको पता चलता रहे कि ऐसा तो नहीं है, मुझे भी पता चलता रहे कि बच्चे सिर्फ जो है कमेंट कर देते हैं कि सर इसमें से 4 में से एक तुक्का मारेंगे, एक तो सही निकल जाएगा। सर सही उत्तर क्या है, सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर नहीं बोलूंगा, सही उत्तर राइट आंसर इज सर ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4, ये सही उत्तर है सर, ये सही उत्तर है। 1 और 4 कहीं पे भी नहीं दिया हुआ, 1 और 3 दिया हुआ है, 1 और 4 कहीं नहीं दिया हुआ, तो 1 और 4 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है, बाकी सब गलत है सर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न सर, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट x, y एंड z आर एज फॉलोज। देखो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है x, y और z की, x, y और z की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, आपको देखना है और बताना है सर x, देख लीजिए 2 4 है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको दे रखी है तो आप इसे इस प्रकार लिखें सर, देखिए k l m n, ये आपके शेल या ऑर्बिट है, यहाँ पे आपके एलिमेंट है x, y और z, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या दे रखा है सर, x की कॉन्फ़िगरेशन क्या दे रखी है, x को दे रखा है 2 और 4, है ना सर। y को क्या दे रखा है 2 और 7, z को क्या दे रखा है 2 और 1, इस प्रकार आप लिख सकते हैं सर, ठीक है। 0 कांटा बन रहा है सर, ये 0 कांटा खेल रहे हैं हम, है ना। अच्छा सर नेक्स्ट, विच ऑफ द टू विल कंबाइन, इनमें से कौन से जो है 2 आपस में मिल जाएंगे और एक कंपाउंड, एक यौगिक का निर्माण करेंगे। सर बताइए इनमें से कौन से 2 हैं जो मिलके एक यौगिक का निर्माण करेंगे, और उसका आपको फॉर्मूला भी बताना है एक्स वाई जेड की फॉर्म में ही।
चलिए सर जल्दी से सर इसका उत्तर दीजिए सर, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, है ना, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। ये देखिए बताइए सर जल्दी, तब तक मैं थोड़ा सा पेंटिंग करूं, यहाँ से हटाऊं ज़रा एक्स्ट्रा वाली लाइनें, जब तक आप उत्तर दे रहे हैं, है ना। ये लो सर, चलो बताओ सर, बताओ बताओ बताओ, इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए। देखो सर, देखो सर, सर मुझे एक नजर आ रहा है कि सर y जो है ना उसको एक की नीड है, एक की जरूरत, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है y को, है ना सर। और मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि z के पास वो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसको एक की नीड है, इसको एक की नीड है, एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, जरूरत है, जबकि जबकि इसको, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो सर जिसकी जरूरत जहां पूरी होगी वो उसी के साथ मिलके फॉर्मूला बनाएगा, जिसकी जरूरत जहां पूरी होगी वो उसी के साथ मिलके फॉर्मूला बनाएगा। अब जिसका आंसर बी नहीं आएगा वो गलत हो जाएगा, जिसका आंसर बी आया वो सही हो जाएगा, है ना सर। वाई जेड जो है ये एक दूसरे की जरूरत पूरी कर रहे हैं, इसके पास एक एक्स्ट्रा है, इसके पास एक की कमी है, दोनों मिल जाएंगे। क्या आप इस कंपाउंड का नाम बता सकते हैं, ये क्या हो सकता है, क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? देखो सर, देखो सर, सीधी सी बात है, एटॉमिक नंबर 3 किसका होता है? एटॉमिक नंबर 3 सर लिथियम का होता है सर, ये हमें याद है। और सर एटॉमिक नंबर 9 किसका होता है? एटॉमिक नंबर 9 किसका होता है? तो सर ये फ्लोरीन का होता है। तो ये लिथियम फ्लोराइड बन रहा है सर, क्या बन रहा है? लिथियम फ्लोराइड। ठीक है सर, लिथियम फ्लोराइड बन रहा है। कोई डाउट है तो बता दीजिए सर। लिथियम फ्लोराइड बन रहा है सर ये, है ना। LiF बन रहा है। अच्छा हुआ LiC नहीं बन रहा, LiF बन रहा है। ओहो सर बस कीजिए, इतने घटिया जोक। LiF बन रहा है सर, LiC नहीं बन रहा, LiF बन रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, है ना। ये सब आपके कारण हो रहा है, ऐसे जोक जो है आपके कारण निकल रहे हैं मेरे। अब ये क्या शिकायत है सर, बताएंगे इसके बारे में, क्लास के अंत में बताएंगे। चलिए जरा अगला प्रश्न देखिए। हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा आर एक्सट्रैक्टेड बाय द। ये बहुत अच्छा प्रश्न है सर, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये तो आपको करना है सर, ये आपको करना है। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ, इसको जरा गौर से देखिएगा, कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, इसको गौर से देखिएगा। कैलाश नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, इसमें पकाता है हम जहाँ तक है नहीं लिखेंगे, है ना। इसमें पकाता है, और ठीक है चलिए पकाता है लिख दिया। और इसके बाद देखो ये वाले जो हैं और ये वाले, और एक और आएगा इसके अंदर कॉपर, इसके बाद सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, ये 3 अलग। अब ये सर आपने लगभग जो है आपको दिख रहा होगा, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज ली है, लगभग मैंने रिएक्टिविटी सीरीज ही लिखी है, आपको नजर आ रहा होगा। सर ये ऐसा क्यों लिखा है आपने, रिएक्टिविटी सीरीज क्यों लिखी है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में, रिएक्टिविटी सीरीज। बस इसमें एक छोटा सा चेंज कर लीजिए, एक छोटा सा चेंज कर लीजिए, इसका कारण भी बता दूंगा मैं, है ना। देखो मेरी बात सुनो, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने लिखी है इसमें कुछ एलिमेंट गायब भी है, जैसे कि इसमें हाइड्रोजन नहीं है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अर्थ से मिलने वाले, जमीन से मिलने वाले, थोड़ा सा कंसेप्ट है सुन लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट है सुन लीजिए। जमीन से निकलने वाले जो मेटल्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, वो इम्प्योर फॉर्म में निकलते हैं। कोई भी मेटल, कोई भी धातु जो है वो शुद्ध रूप में जमीन से नहीं निकलता सर, अशुद्धि के साथ जमीन से निकलता है। वो अशुद्धि जो होती है वो बेसिकली कंपाउंड फॉर्म में निकलता है। कैसे निकलता है? कंपाउंड फॉर्म में। अब अशुद्धि किस किस चीज की होती है? अगर आप अशुद्धि की बात करेंगे, यानी सर किन अशुद्धियों के साथ निकलता है? अशुद्धि, पता नहीं शायद मैंने सही लिखा या नहीं लिखा, इंप्योरिटी लिख देता हूं, ज्यादा सही रहेगा। अशुद्धि आप समझ ही गए, है ना, इंप्योरिटी लिख देता हूं। इंप्योरिटीज के साथ निकलते हैं सर। अब ये इंप्योरिटीज कौन कौन सी होती है सर? ऑक्साइड, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। ये जो है इसके अंदर आपको अशुद्धि मिलेगी। अशुद्धि या तो ऑक्साइड की मिलेगी, या सल्फाइड की, या कार्बोनेट की। ठीक है सर, समझ रहे हैं आप? ये अशुद्धियां होती है, ये अशुद्धियां पाई जाती हैं, समझ रहे हैं आप? कार्बोनेट की, सल्फाइड की और ऑक्साइड की, ये अशुद्धियां पाई जाती हैं सर। तो सर इसको हम कैसे इनको हम फिर इन अशुद्धियों को हटा के किस प्रकार हम शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं सर, ये हमें समझना है। समझ रहे हैं आप? ये हमें समझना है। तो सर ये कैसे करते हैं ना, इसको समझिएगा सर। 3 तरीके होते हैं बेसिकली 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं सुनिए, 3 तरीके होते हैं। देखो ये वाले जो है ना,
ये जो है आपको नेटिव स्टेट में ही मिल जाते हैं। नेटिव स्टेट मतलब ये आपको प्राकृतिक रूप में ही मिल जाते हैं सर। अभी तो आप कह रहे थे अशुद्धि के साथ, प्राकृतिक रूप में ही मिल जाते हैं। ये तो अनोखे वाले हैं ना सर, ये अनोखे हैं। सोना और चांदी तो सर अनोखे अनोखे हैं, प्राकृतिक रूप में मिलते हैं। इनमें ज्यादा अशुद्धियां, इसमें कोई अशुद्धि नहीं मिलती आपको। अब सर अशुद्धियां कहाँ मिलती है आपको? यहां मिलेगी और यहां मिलेगी। तो सर यहां तो आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यहां आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जबकि यहां पे आप क्या करते हैं सर? यहां आप दो चीजें करते हैं। यहां पे आपको दो चीजें मेनली करने को मिलेगी। वैसे आप अगर किताब के हिसाब से जाएंगे, अगर आप किताब के हिसाब से जाएंगे तो आप केवल रिडक्शन करते हैं कार्बन का, मतलब कार्बन का इस्तेमाल करके रिडक्शन करते हैं, यानी अपचयन करते हैं कार्बन का इस्तेमाल करके, रिडक्शन यूजिंग कार्बन, अगर आप किताब के हिसाब से जाएंगे। पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये आप करते कैसे हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट की अशुद्धि होती है। सर अगर मान लो ऑक्साइड की अशुद्धि है, अगर ऑक्साइड की अशुद्धि है तो ऑक्साइड की अशुद्धि को हटाने के लिए क्या करते हैं सर? रिडक्शन करते हैं, यानी अपचयन करते हैं। ऑक्साइड को अलग करने के लिए अपचयन करते हैं। अपचयन से आपको पता है क्या होता है? ऑक्सीजन जो है वो निकल जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का हटना ही अपचयन कहलाता है। पता है आपको ये बात सर? पता है आपको ये बात? अपचयन कहलाता है। अपचयन करके ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं। अगर सल्फाइड और कार्बोनेट और की बात की जाए तो माफ कीजिए, सल्फाइड और कार्बोनेट और नहीं, सल्फाइड और कार्बोनेट अशुद्धि की बात की जाए तो इन्हें रिमूव करने के लिए दो चीजें की जाती है। एक होता है कैल्सिनेशन, एक होता है रोस्टिंग। एक होता है कैल्सिनेशन, एक होता है रोस्टिंग। आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में, कैल्सीकरण और रोस्टिंग आपसे पूछा जाएगा। सर कैल्सिनेशन कैसे करते हैं? सर कुछ नहीं है, दोनों में ही हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। दोनों में ही हम ऊष्मा प्रदान करते हैं, पर कैल्सिनेशन में हम ऊष्मा को प्रदान तो करते हैं पर लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ। कैसे? लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ। अब सर लिमिटेड ऑक्सीजन मतलब हो गया कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो सीमित होती है ना? क्या होती है? सीमित ऑक्सीजन की मात्रा के साथ। ऊष्मा दी जाती है सीमित ऑक्सीजन के साथ, जबकि रोस्टिंग में इसका विपरीत होता है। ऊष्मा दी जाती है जबकि ऑक्सीजन जो है भरपूर मात्रा में होता है। भरपूर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। ठीक है सर, ये दो कारण, मतलब ये दो तरीकों से आप क्या करते हैं। पहले आप अगर मान लीजिए कोई जैसे जिंक है, अब जिंक सल्फाइड, यानी जिंक सल्फाइड का आपको क्या मिला? और मिला, अयस्क मिला। तो सर उसको आप कैसे अलग करेंगे? सर जिंक सल्फाइड को जब आप अलग करने का प्रयास करेंगे ना, तो आप क्या करेंगे सर? रोस्टिंग या कैल्सिनेशन में से एक का उपयोग करेंगे। या तो उसे आप ज्यादा हीट देंगे कम ऑक्सीजन में, या ज्यादा ऑक्सीजन के साथ। तो सर जिस भी परिस्थिति में करें आप, कम ऑक्सीजन के साथ करें या ज्यादा। वैसे मैं बता दूंगा कि सल्फाइड को हटाने के लिए क्या और कार्बोनेट को हटाने के लिए क्या, परंतु दोनों में से कोई भी प्रक्रिया अगर आपने इस्तेमाल की तो ऑक्सीजन की मात्रा तो मौजूद है ना, तो फटाक से वो क्या करेगा? मेटल, वो धातु जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। अब सर आपके पास ये वाली परिस्थिति आ गई। अब आप अंत में क्या कर दीजिए सर? अब आप अंत में उसका उपचयन कर दीजिए, है ना? सॉरी, उपचयन नहीं, अपचयन कर दीजिए, यानी उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए रिडक्शन कर दीजिए, अपचयन कर दीजिए उसका, तो आपको जो है आपका मेटल मिल जाएगा। और ये वाले सर बहुत ढीठ है। ये वाले जो धातु है वो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, ये वाले बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। तो इनको आप ना कैल्सीकरण से, जिसे कैल्सिनेशन कहते हैं, ना आप इसे इसके रोस्टिंग से, और ना ही आप अपचयन से, किसी से भी इन्हें आप शुद्ध नहीं कर पाते। तो इनके लिए आप इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस यानी आपका विद्युत अपघटन का इस्तेमाल करते हैं। आप किसका? विद्युत अपघटन का, विद्युत अपघटन का आप इस्तेमाल करते हैं। इनके लिए आप विद्युत अपघटन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर। और इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस आपको पता है, जो भी आपका मेटल है जिसे आप शुद्ध करना चाहते हैं, इलेक्ट्रोड में एक तरफ आप प्योर वही मेटल लेंगे, पतली सी स्ट्रिप लेंगे प्योर मेटल की, और एक तरफ आप अशुद्ध मेटल की स्ट्रिप लेंगे। और जिस भी मेटल को आपको क्या करना है सर? जिस भी मेटल को आपको शुद्ध मेटल जो भी चाहिए आपको, उसी का आपको सॉल्यूशन भी रखना होगा, उसी का आपको सॉल्ट सॉल्यूशन रखना होगा। जैसे कि अगर बात की जाए कॉपर का चाहिए मान लो, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आप विद्युत पास कीजिए, अशुद्ध वाला जो है उसकी अशुद्धि एक साइड हो जाएगी और शुद्ध वाला जो है
वो पतली वाली स्ट्रिप पे जाके इकट्ठा हो जाएगा सर, ये परिस्थिति होती है। चलिए ये तो आप समझ ही गए सर। अब जरा अगर हम बात करें हाई रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा आर एक्सट्रैक्टेड बाय क्या, तो आपको साफ नजर आ रहा है सर, साफ नजर आ रहा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स, है ना। ना तो कैल्सिनेशन से, ना रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ना रिडक्शन ऑफ कार्बन सर, ये केवल और केवल इलेक्ट्रोलिसिस से हो सकता है, केवल और केवल इलेक्ट्रोलिसिस से हो सकता है सर। ठीक है, समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप। तो ये वाला जो सेक्शन है ना, ये पूरा लगभग जो है मैंने आधी से ज्यादा चीजें आपको बता दी अकरेंस ऑफ मेटल के बारे में। किसके बारे में? अकरेंस ऑफ मेटल। अब सर अगर कार्बोनेट की अशुद्धि हो तो कैल्सिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, और सर मान लीजिए अगर किसकी, सल्फर की, सल्फाइड की अशुद्धि हो तो रोस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। बस इतनी सी बात है सर। आगे अगर प्रश्न आएगा तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे, घबराइएगा मत। ठीक है सर, चलिए मैंने सारी जो भी चीजें होती हैं इसके अंदर जरूरी वाली वो आपको बता दी। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए जरा अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। ऐसे प्रश्न तो सर हमारे बाएं हाथ का खेल हो चुके हैं अब, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमने बहुत किए हैं, है ना, ऐसे प्रश्न हमने बहुत किए हैं। अब तो हम इन प्रश्नों के एक्सपर्ट हो गए हैं। ये भी बताना चाहूंगा, शायद क्लास थोड़ी आज की छोटी रहेगी, जैसे कि त्योहार का मौका है, आपको पता है सर, छोटी होली है, क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी। छोटी होली है तो क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी। चलिए देखिए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस, बताइए सर कौन सा ऐसा। सर आपको पता है ना, नॉन मेटल के बारे में अगर बात करूं, नॉन मेटल के गुण क्या होते हैं। अगर नॉन मेटल यानी अधातुओं की बात की जाए, अधातु, तो सर इनके गुणों की बात की जाए, अधातु के गुण क्या होते हैं सर। सर ये तो जो है ये शाइनी नहीं होते, लस्ट्रस नहीं होते, शाइनी नहीं होते। कौन सा अधातु चमकीला होता है, अधातु जो चमकता है उसका नाम बताना है। अधातु जो चमकता है उसका नाम बताना है आपको इस प्रश्न के अंदर। तो सर अधातु तो चमकता ही नहीं, उसमें तो लस्टर होता ही नहीं, उसमें मेटालिक लस्टर नहीं होता, उसमें धात्विक चमक तो होती ही नहीं अधातु के अंदर। अधातु के अंदर कोई चमक नहीं होती, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं चमक नहीं होती। परंतु अपवाद तो है ना, इसका गुण है कि इनके अंदर चमक नहीं होती, पर सर हमारे पास एक अपवाद है, यानी एक एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है सर? एक्सेप्शन जो है हमारा आयोडीन है। एक्सेप्शन क्या है? आयोडीन है। आयोडीन ये रहा सर, ये आपका डी जो है उत्तर है। आयोडीन नॉन मेटल होने के बावजूद भी सर इसके अंदर चमक होती है ना। अब वो मेटालिक चमक तो नहीं बोलूंगा, या अधातु की अपनी ये अपवाद वाली चमक, जो भी आप कह सकते हैं, एक्सेप्शन है, उसके बावजूद भी इसके अंदर चमक है। चलिए सर अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए एग्जांपल ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता क्या है? सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में सुन लीजिए। तो कुछ बातें आपको पहले पता होनी चाहिए। अगर आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड समझना चाहते हैं तो कुछ बातें आपको पहले पता होनी चाहिए। क्या बातें पता होनी चाहिए सर? देखिए जरा एक बार। नंबर 1 सर, जो धातु ऑक्साइड होते हैं कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है सर। और सर आपका अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं सर? सर ये अम्लीय होते हैं। अब सर अगर धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातु अम्लीय होते हैं, तो सर ये एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड ये क्या होते हैं सर? तो सर इसके बारे में आप छोटा सा लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए इसको सर। वह धातु ऑक्साइड जो क्षार व अम्ल दोनों प्रकार से व्यवहार करते हैं, क्या कहलाते हैं? दोनों प्रकार का जो व्यवहार करते हैं क्या कहलाते हैं? वो उभयधर्मी कहलाते हैं, यानी एम्फोटेरिक कहलाते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें से कौन कौन से हैं सर मैं आपको बता देता हूं।
सर इसमें आंसर कौन सा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसमें आंसर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेकिन सर Al2O3 के अलावा सर ZnO2 ये भी क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये दोनों ही क्या है सर, उभयधर्मी है। ये दोनों ही क्या है सर, उभयधर्मी है, दोनों ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। ठीक है सर, दोनों ही क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी उभयधर्मी ऑक्साइड्स हैं। ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द? चलिए सर, बढ़िया बढ़िया। एक क्षण दीजिएगा बेटा मेरे को। चलिए अगला प्रश्न देखिए जब तक आप, और मुझे एक क्षण का समय दीजिएगा सर। अगला प्रश्न देखिए जब तक, मुझे एक क्षण का समय दीजिए सर। चलिए भाई, प्रश्न पढ़ा आपने? उम्मीद कर रहा हूं प्रश्न पढ़ लिया आपने। अगर पढ़ लिया तो बताइए सर, विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड। सर अभी आपको पीछे वाले क्वेश्चन में आपको सारा कुछ बताया था, अभी ये वाले क्वेश्चन में आपको सारा कुछ बताया था। सर धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, यानी कि क्षारीय मतलब सर बेसिक होते हैं। अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, यानी एसिडिक होते हैं, बताया था। और उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं वो भी बताया था। तो सर क्या आप यहाँ देख के नहीं बता सकते कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड? बिल्कुल बता सकते हैं सर। एसिडिक पूछ रहा है सर, एसिडिक ऑक्साइड कौन सा होगा? तो जो अधातु ऑक्साइड हो वही एसिडिक ऑक्साइड होगा, या एसिडिक होगा मतलब, है ना, अम्लीय होगा, यानी नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड ही अम्लीय होगा। नॉन मेटल ऑक्साइड ही अम्लीय होगा। तो सर नॉन मेटल ऑक्साइड कौन सा दिख रहा है आपको, जो नॉन मेटल भी हो और ऑक्साइड भी हो? तो सर यहाँ पे सर Na2O, सर Na2O क्या है ये? सर ये तो मेटल है, ये नॉन मेटल है बेशक, लेकिन ये मेटल है। सर Al2O3, सर ये तो उभयधर्मी होता है, दिस इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड है सर, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है सर ये। अभी सर अगर CO2 की बात करूं और CO की बात करूं, तो सर ये भी क्या हुआ सर, नॉन मेटल ऑक्साइड, और ये भी क्या हुआ, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो सर दोनों ही क्या कहलाएंगे? तो क्या आपका उत्तर इतनी ही बुलंदी से आया था सर कि बी और सी दोनों ही सही ऑप्शन होंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है सर, ऑक्साइड है, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं। तो क्या आपका आंसर इतनी ही बुलंदी से आया था सर कि बी और सी दोनों ही नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, और दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही एसिडिक होंगे, दोनों ही अम्लीय होंगे? क्या आपका उत्तर इतनी ही बुलंदी से आया था? यदि हाँ तो सर बात बन गई। इसका मतलब आप कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से फोड़ रहे हैं आप प्रश्नों को, अन्यथा तो सर गड़बड़ है, सोचना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू इट्स सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज द नॉन मेटल यूज्ड इन कंप्यूटर, टीवी एटसेट्रा इज। बताइए सर, इसके अर्धचालक गुण के कारण कंप्यूटर, टीवी आदि में उपयोग की जाने वाली गैर धातु है ये, है ना? बताइए सर कौन सी है ये गैर धातु, जो कि कहाँ यूज होती है सर? कंप्यूटर में, टीवी में इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये अर्धचालक भी होती है, सेमीकंडक्टर भी होती है ना? सेमीकंडक्टर होने के कारण इसका इस्तेमाल टीवी में, कंप्यूटर में, रेडियोज में, है ना, ऐसी जगहों पे किया जाता है। बताइए सर, बताइए कौन है? कार्बन है क्या सर? कार्बन हो सकता है क्या? सोचो जरा, कार्बन बहुत जगह मौजूद होता है।
ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है। सर आपने हिंट दे दिया, इतना बड़ा हिंट देने के बाद हम कहाँ रुकेंगे सर। सर ये उत्तर जो है इसका सही है क्या, सिलिकॉन, 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 ठीक है सर, सिलिकॉन। तो सर सिलिकॉन जो है वो कहाँ यूज होता है, टीवी में, कंप्यूटर में, है ना, रेडियोज वगैरह में आपको सिलिकॉन देखने को मिलता है। ये क्या कर दिया भाई, हाँ सिलिकॉन, ठीक है सर, सिलिकॉन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मैं सिलिकॉन का आपको बता सकता हूं कि कार्बन के, जैसे कार्बन जो है हाफ फिल्ड होता है, जैसे कार्बन का आपने देखा होगा KLM, अभी M की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, शायद सिलिकॉन में आपको पड़ भी जाए, है ना। तो सर देखना जरा, कार्बन क्या होता है सर, 2 और लास्ट, इसमें 4 होता है लास्ट वाले में शेल में, लास्ट वाले शेल में। इसमें क्या होता है सर, 2, 8 और लास्ट वाले शेल में 4 होते हैं। तो सर ये काफी हद तक जो है ना कार्बन की प्रॉपर्टीज कुछ कुछ आपको सिलिकॉन के अंदर देखने को मिलती है। क्या होता है इसका नंबर, क्या होता है, नंबर क्या होता है, नंबर 14 होता है। सिलिकॉन का परमाणु संख्या क्या होती है, 14 होती है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 14 होता है। तो इसी प्रकार से भरा जाता है। इसके भी अंतिम शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी आधा भरा शेल होता है, आधा भरा ऑर्बिट या शेल होता है सर, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। ये सब बातें आप जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से देखिए सर, बड़ा प्रश्न है थोड़ा सा। What happen when calcium is treated with water? ये इस प्रश्न का जो सही उत्तर देगा सर उसको उसके नाम के आगे लगाया जाएगा 007 जेम्स बॉन्ड। अच्छा 007 लगा देंगे सिर्फ, जेम्स बॉन्ड नहीं लगाएंगे, जेम्स बॉन्ड तो किसी और का नाम हो गया ना, उसके नाम के आगे केवल 007 लगा देंगे। बताइए सर, इस प्रश्न का उत्तर बताइए सर। What happens when calcium is treated with water? क्या होता है जब कैल्शियम को पानी से ट्रीट किया जाता है, यानी उसकी अभिक्रिया कराई जाती है, उस परिस्थिति में क्या होता है सर, बताइए सर, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए सर। क्विकली गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सर। व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर? क्या होता है जब कैल्शियम को पानी से ट्रीट किया जाता है? क्या देखिए 4 विकल्प हैं। इट डज नॉट रिएक्ट, क्या वो पानी से अभिक्रिया करता ही नहीं है, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प, इट रिएक्ट्स वॉयलेंटली विद वाटर, क्या वो बहुत ही तेजी से, बहुत उग्रता से अभिक्रिया करता है पानी के साथ, है ना सर। तीसरा जो विकल्प है, इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर, क्या ये कम तीव्रता से अभिक्रिया करता है पानी के साथ। या फिर बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। सर बबल्स जो हैं वो बनते हैं हाइड्रोजन के और वो कैल्शियम के सरफेस पे चिपक जाते हैं, क्या ऐसा होता है? बताइए सर, आप मुझे सही से उत्तर बताइए। और इसमें एक से ज्यादा विकल्प भी सही हो सकते हैं, बल्कि एक से ज्यादा ही विकल्प सही हैं, क्योंकि ABCD में 2 ऑप्शंस दे रखे हैं, है ना। बताइए जल्दी से उत्तर बताइए। अब देखिए सर, जिसने पढ़ा हुआ है मैं आपको बताना चाहूंगा सर, इसमें ना जो ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 कि ये पानी के साथ कम तीव्रता से अभिक्रिया करता है, ज्यादा उग्रता से नहीं बल्कि कम तीव्रता से अभिक्रिया करता है ना। लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है, क्या करता है, लेस वायोलेंटली रिएक्ट करता है, नंबर 1। और इसमें जो चौथा ऑप्शन है सर, आपको बताना चाहूंगा, जब कैल्शियम और आप इसके साथ जब पानी के साथ जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो सर हाइड्रोजन बबल्स निकलते हैं, हाइड्रोजन के बबल्स निकलते हैं जो कि कैल्शियम के सरफेस पे चिपक जाते हैं, कैल्शियम के सरफेस पे चिपक जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। तो सर यहाँ पे जहां पे भी 3rd और 4th ऑप्शन साथ में है, जो कि ऑप्शन डी में है, वो ही सही है और आपको ये पता होना चाहिए। सर ये किसी और के साथ भी होता है, सोच के देखो, किसी और के साथ भी होता है क्या? ये मैग्नीशियम के साथ होता है। बहुत अच्छे से आपकी बुक में दिया हुआ है, आपको सोच के बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हाइड्रोजन बबल्स और कहाँ किस धातु के सरफेस पे चिपक जाते हैं, आपको ये बताना है। जैसे कि ये कैल्शियम के सरफेस पे चिपक जाते हैं, वैसे और किस धातु पे हाइड्रोजन के बबल्स चिपक जाते हैं, है ना। चलिए, आपको पता है ना, मेटल जब पानी से अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी, तो क्या होगा सर, हाइड्रोजन गैस रिलीज होने के कारण सर आपको ये तो पता है ना, धातु जब पानी से रिएक्ट करता है तो धातु ऑक्साइड बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो सर यही हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है ना, वो इससे चिपक जाती है, धातु के सरफेस से चिपक जाती है सर। चलिए अगर समझ आ गया तो नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है ना, थोड़ा सा बड़ा है और डी ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। नहीं आ रहा तो मैं बता दूंगा, वो ऑल ऑफ दीज है ना। डी ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दीज है।
पर मैं उसे अलग से नहीं लिखूंगा वरना आप कंफ्यूज ना हो जाए। जरा एक बार प्रश्न पढ़िए, आसान सा प्रश्न है, आपने किया हुआ है, इसमें कोई ज्यादा आपको भीड़ नहीं पड़ेगी इसका उत्तर देने में। जल्दी से एक बार देखिए, जल्दी से एक बार शानदार तरीके से देखिए और उसका प्रश्न को पढ़ के जरा उत्तर दीजिए सर जल्दी से। देखिए सर प्रश्न क्या कह रहा है, जनरली metals react with acid to give salt and hydrogen gas. Which of the following acid does not give hydrogen gas on reacting with metals except Mn and Mg? आमतौर पर धातु नमक और हाइड्रोजन गैस देने के लिए एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड धातुओं Mn और Mg को छोड़कर बाकी के साथ प्रतिक्रिया पर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है इस प्रश्न को, है ना, बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। केवल जो आपको अम्ल दी हैं उनमें से आपको एक का चुनाव करना है ना। अब कुछ बच्चे ऐसा ना करें कि कुछ बच्चे आपस में गुट बना लें कि चलो हम सारे ए का चुनाव करते हैं, कुछ बच्चे बी का चुनाव करेंगे और कुछ सी का चुनाव करेंगे, जो सही निकल जाएंगे बाद में हम भी वही टाइप कर देंगे सर। तो सर इसका आंसर है HNO3। HNO3 क्या है? निट्रिक एसिड। HNO3 निट्रिक एसिड, नाइट्रिक बोलते हैं, मेरे मुंह से निट्रिक ही निकलता है पता नहीं क्यों। निट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल, है ना, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है सर, क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड। चलिए जरा अगला प्रश्न देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर? नेटिव स्टेट बताया था, प्राकृतिक रूप में इनमें से कौन सा पाया जाता है? नेचर में, प्रकृति में, प्राकृतिक रूप में, अपने प्राकृतिक रूप में, अपने मतलब किसी मिक्सचर में नहीं, कोई यौगिक के रूप में नहीं, प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, जैसा हम उसे इस्तेमाल करते हैं वैसे रूप में पाया जाता है। कौन है सर इसमें से बताइए? सर ये तो बहुत सरल सा प्रश्न है। ऐसे सरल प्रश्न भी आ सकते हैं क्या? बिल्कुल 100% आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते सर ऐसे सरल प्रश्न? आपको पता है सर इसमें से एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि दूसरा और चौथा दोनों सही है, तो दूसरा और चौथा ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। सर क्या है ये? AU गोल्ड का, जिसे आप सोना कहते हैं सर। सोना नहीं है पर सोना है, मतलब ये गोल्ड वाला सोना है पर आपको नहीं सोना है। और ये क्या है? सिल्वर है, सिल्वर चांदी है। ये सोने और चांदी का इस्तेमाल आप आभूषण बनाने के लिए करते हैं सर, है ना। चांदी, चांदी, सोना, चांदी में छोटी ई की मात्रा आएगी, मैंने बड़ी ई की लगा दी, चांदी। ठीक है सर, सोना चांदी। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा अगला प्रश्न देखिए सर। Which of the following four metals would be displaced from the solution of its salt by the other three elements? इसके लिए सर आपको फिर उसकी इस्तेमाल की करने की जरूरत पड़ेगी, जो मैं आपको बार बार कहता हूं कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि। अब क्योंकि से पहले हाइड्रोजन लिख लोगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो कभी जरूरत पड़ी तो दिक्कत होगी। क्योंकि अब हाइड्रोजन, उसके बाद क्योंकि हर गांव आलू अलग पकाता है। अब यहाँ पे पहले G फिर U फिर T, ऐसे कर लीजिए। अब बता दीजिए इनमें से कौन है जो तीनों बाकी तीनों को क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। तो इनमें से सबसे पहले जो आ रहा है, मैग्नीशियम सबसे पहले आ रहा है क्या? हाँ जी सर, मैग्नीशियम ही है वो जो सबसे पहले आ रहा है। मैग्नीशियम जो है वो सर Ag से तो बहुत ज्यादा पहले आ रहा है, Zn से भी पहले आ रहा है और कॉपर से भी पहले आ रहा है। तो जो सबसे पहले आ रहा है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, मोस्ट रिएक्टिव। क्या है सर? मोस्ट रिएक्टिव यानी सबसे अधिक अभिक्रियाशील, सबसे अधिक अभिक्रियाशील। इसका मतलब क्या कर सकता है? ये बाकियों को डिस्प्लेस कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। ठीक है सर, क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है। चलिए एक आखिरी प्रश्न आज की क्लास के लिए कर लेते हैं सर, एक आखिरी प्रश्न आज की क्लास के लिए, और उसके बाद आपका ये चैप्टर भी लगभग जो है खत्म। और अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। कुछ बेसिक बातें कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में आपको बताई जाएंगी, है ना। बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं, कुछ बेसिक डिस्कशन किया जाएगा आपके साथ कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। तब तक ये आखिरी प्रश्न आज की क्लास का देखिए। एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ, दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट बी केप्ट इन ओपन। सर देखो जो ये बातें कह रहा है ना, जरा बात ध्यान से सुनना। सर एक बात
कि ये सॉफ्ट है, नर्म है। ठीक है सर, नर्म है, सॉफ्ट है, पता चल गया। आगे और क्या है सर? सर ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसे खुले में नहीं रखा जाता, है ना। बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसे इसलिए खुले में नहीं रखा जाता। नर्म को नरम नहीं लिखते, नर्म लिखते हैं, नर्म, नर्म ऐसे लिखते होंगे शायद आप, है ना। तो सर बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है, खुले में नहीं रखा जाता, है ना। तो सर कहाँ रखा जाता है? आपको पता है ऐसे ऐसे धातुओं के बारे में हमें पता है, जिसे कैरोसिन ऑयल में, कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है डुबा के। तो सर वो तो दो होते हैं, सोडियम भी होता है और पोटेशियम भी होता है, क्योंकि बहुत अभिक्रियाशील है, कैरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं इसे। मिट्टी के तेल में सर डुबा के रखा जाता है इन्हें। इट रिएक्ट विगरसली विद वाटर, आइडेंटिफाई द एलिमेंट। सर वाटर के साथ भी ये दोनों ही बहुत अच्छे से, बहुत तगड़े तरीके से रिएक्ट करते हैं। आग लग जाती है सर, पानी में आग लगाने का काम साइंस में हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेट्रोल, विद द हेल्प ऑफ एनी पेट्रोलियम, समझ रहे हैं ना आप। और सोडियम और पोटेशियम को भी पानी में डालो, आग लग जाएगी। ठीक है सर। अभी नरम, नरम कौन है इनमें से? तो जो चाकू से आराम से काटा जा सकता है और नरम हो, वो सोडियम है सर, वो सोडियम है। क्या पोटेशियम आपको दिया था सर? पोटेशियम तो दिया भी नहीं हुआ, तो सर हमारा आंसर क्या है? सोडियम है। हमारा आंसर क्या है? सोडियम है। अगर पानी के साथ विगरसली अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम भी करता है, लेकिन विगरसली नहीं करता है, लेस विगरसली आप कह सकते हैं करता है ना। कैल्शियम भी करता है पर लेस विगरसली करता है। मतलब अगर सोडियम और पोटेशियम की बात करूं ना, तो सोडियम और पोटेशियम सर ठंडे पानी के साथ भी ऐसे अभिक्रिया करते हैं कि हीट निकलती है, उसमें से हीट निकलने लगती है, यानी ऊष्मा निकलने लगती है ठंडे पानी से भी। अभिक्रिया करते हैं, रिएक्ट करते हैं और हीट निकलती है, जिससे हीट भी निकलती है। ठीक है सर, ये बातें समझ आ गई। तो चलिए मेरे ख्याल से आज का ये छोटा मोटा सा प्यारा सा चुन्नू मुन्नू सा सेशन इतना काफी है आप लोगों के लिए। ठीक है, और इसी प्रकार से बढ़िया प्रश्नों की सीरीज को करते रहने के लिए प्रैक्टिस हमारे साथ जुड़े रहिए एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम चैनल पर। मैं मिलूंगा आपसे फिर कल की क्लास में, जब वाकई में क्या है सर? होली है। जब वाकई में होली है तो कल भी मिलेंगे आपसे सर, कल भी मिलेंगे आपसे। इसी तरीके से अपनी एनर्जी बनाए रखिए, थोड़ा बहुत पढ़ते भी रहिए और अपनी होली को भी एंजॉय कीजिए, अपने जीवन को भी पूरी तरीके से एंजॉय कीजिए। मैं आलोक आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं, आपसे मिलते हैं कल। तब तक के लिए दिस इज आलोक साइनिंग ऑफ। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।